हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहिल काजमी है और आप देख रहे हैं एसआर लीगल एज। तो हम यहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर 8 तक डिस्कस कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, जो सेक्शन 125 से लेकर के सेक्शन 143 तक जिसके प्रोविजंस डील करते हैं। तो वन बाय वन हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 125 है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन, कि जब किसी को कन्विक्शन होती है, यानी किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया था और उस कमिट करने के बाद उसका जब ट्रायल चला और उसके बाद उसको कन्विक्शन हुई, उस पे जो सज़ा मिलेगी वो तो एक अलग मिलेगी। उस पे जो मतलब मान लो 2 साल 3 साल जो सज़ा काटनी है वो काटनी है। उसके अलावा अगर कोर्ट चाहे, यानी सेशन जज चाहे या जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास चाहे, तो वो उसको ऑर्डर कर सकता है कि आप एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करिए, कि आप 1 साल तक या 2 साल तक जो भी टर्म पीरियड होगा उसके लिए आप पीस मेंटेन करके रखेंगे। तो वो हम डिस्कस करेंगे। इसकी सब सेक्शन 1 कहती है कि जब भी कोई सेशन जज है या जुडिशल मजिस्ट्रेट है, जब उसने कोई ऑफेंस कमिट किया होगा उस पर्सन ने, या उसको अबेट किया होगा, कौन से ऑफेंसेस जो सेक्शन इसकी सब सेक्शन 2 में बताए गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकता है कि वो अपना पीस मेंटेन करके रखेगा। जब वो सज़ा काट के आएगा उसके बाद की बात चल रही है, तो वो अपना पीस मेंटेन करके रखेगा। और ये बॉन्ड जो एग्जीक्यूट करवाया जाएगा ये 3 साल तक रहेगा, कि 3 साल तक आप प्रॉपर पीस मेंटेन करके रखोगे, कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं करोगे, कोई भी अटेम्प्ट नहीं करोगे, इस तरह के। तो सब सेक्शन 2 कहती है कि कौन से ऑफेंसेस हैं कि जिनकी वजह से उसको ये बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। तो इसमें एक क्लॉज में बताया है कि जो भारतीय न्याय संहिता, यानी जो पहले आईपीसी था, उस भारतीय न्याय संहिता का जो चैप्टर नंबर 11 है, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रंक्विलिटी वाले जो ऑफेंसेस हैं, उसमें सेक्शन 193, 196 और 197 को छोड़ करके जो बाकी के जो ऑफेंसेस हैं, अगर उसमें उसको कन्विक्शन मिलती है तो उनकी कन्विक्शन के साथ साथ उसको एक बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा 3 साल तक, के वो पीस मेंटेन करके रखेगा। उसके बाद कोई भी ऐसा ऑफेंस के जहाँ पे कोई असॉल्ट कमिट हुआ है, या फिर कोई क्रिमिनल फोर्स यूज़ हुई है, या फिर कोई मिसचीफ कमिट हुआ है, या फिर कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन के केसेस हो गए, या फिर कोई भी ऐसा केस के जहाँ पे ब्रीच ऑफ पीस हुआ है, यानी शांति भंग हुई है, ताकि जिसकी वजह से सोसाइटी को भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बाकी वालों को भी उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो उस वजह से उसको ये बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाता है। सब सेक्शन 3 कहती है कि अगर जो उसको कन्विक्शन हुई थी जिसकी वजह से ये बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, उसकी अगर अपील होती है और अपील में वो कन्विक्शन ही सेट असाइड हो जाती है, तो उस केस में ये जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया था ये वाइड हो जाएगा। और सब सेक्शन 4 कहती है कि ये जो बॉन्ड वाला जो ऑर्डर है, कि जहाँ पे वो ऑर्डर कर सकता है कि अब बॉन्ड एग्जीक्यूट कीजिए, कि इतने साल आपने शांति बनाए रखना है, तो वो वाला ऑर्डर कोई भी हाई कोर्ट या कोई भी जो एपीलेट कोर्ट होगी, यानी सेशन कोर्ट होगी, या कोई भी एपीलेट कोर्ट, वो भी ये वाला ऑर्डर पास कर सकती है कि जब वो रिवीजन की पावर्स एक्सरसाइज कर रही होगी। ये हमारी सेक्शन 125 थी, जो सिर्फ कन्विक्शन के साथ डील करती है, कि जहाँ पे कन्विक्शन होती है और उस कन्विक्शन की वजह से उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। सेक्शन 126 कहती है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस, यानी वहाँ पे कन्विक्शन थी, उसके अलावा अगर कोई केस है, कोई कन्विक्शन नहीं है उस तरह का, तो उसमें क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जो भी एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट होगा, अगर उसको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पे ब्रीच ऑफ पीस होने वाला है या फिर पब्लिक ट्रंक्विलिटी डिस्टर्ब होने वाली है, तो वो एक शो काज नोटिस निकालेगा उस पर्सन के खिलाफ जिसके खिलाफ ये इंफॉर्मेशन मिली है, कि क्यों हम आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट ना करवाएं, कि आप 1 साल तक शांति बनाए रखोगे, 1 साल तक का जो बॉन्ड है वो एग्जीक्यूट हम क्यों ना करवाएं आपसे। तो सब सेक्शन 2 कहती है कि ये जो प्रोसीडिंग जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चला रहा है, ये चाहे उसकी टेरिटरी हो, यानी उसकी जुरिस्डिक्शन हो, या फिर उसकी जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड हो, वो कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है, चाहे उसकी जुरिस्डिक्शन बनती हो या नहीं बनती हो। सेक्शन 126 इतनी सी बात है। ये फॉर कीपिंग द पीस के लिए सेक्शन 125 और 126 थी। अब 127 हो रही है फॉर कीपिंग द गुड बिहेवियर।
तो इसमें सेक्शन 127 कहती है कि सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसेमिनेटिंग सर्टन मैटर्स, कि अब कोई इस तरह के पर्सन हैं जो डिसेमिनेट कर रहे हैं कुछ मैटर्स को, डिसेमिनेट यानी फैला रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि सबसेक्शन 1 कहती है कि किसी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसकी जुरिस्डिक्शन का कोई बंदा, अब वो चाहे उसकी जुरिस्डिक्शन में ही कुछ कर रहा है या आउटसाइड दी जुरिस्डिक्शन कर रहा है, अब वो कर क्या रहा है, या तो वो ओरली या फिर रिटन में इंटेंशनली वो डिसेमिनेट कर रहा है यानी फैला रहा है कुछ इस तरह की चीज़ें, या अटेम्प्ट कर रहा है या फिर अबेट कर रहा है कोई भी मैटर जिसकी पब्लिकेशन ऑफेंस मानी जाती है भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 196, 197 और 299 के अंदर। अब ये क्या है, 196 हो गया कि आप डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी पैदा कर रहे हो। अब वो कुछ इस तरह का डिसेमिनेट कर रहा है जिसमें जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, उनके बीच में एक एनिमिटी फैला रहे हो। या फिर 197 में आप कुछ नेशनल इंटेग्रिटी जहाँ पे प्रीजुडिस होती है वहाँ पे कुछ इस तरह का डिसेमिनेट कर रहे हो या इम्प्यूटेशन कर रहे हो। और सेक्शन 299 के जहाँ पे आप किसी की रिलीजियस फीलिंग को बाय इंसल्ट करके आउटरेज कर रहे हो। तो इस तरह के केसेस में जहाँ पर भी वो कुछ रिटन या ओरली डिसेमिनेट करेगा। तो दूसरा इसमें एक और बताया है कि जहाँ पे आप किसी जज के खिलाफ, यानी जो जज अपनी पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा था, आपने उससे डिफेम किया है या फिर आप उसे क्रिमिनली इंटिमिडेट कर रहे हो या फिर आप कुछ भी ऐसा बनाते हो, प्रोडक्शन करते हो या फिर पब्लिश करते हो या बेचने की कोशिश करते हो या बेच रहे हो या कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ पब्लिकली एग्जिबिट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या चीज़ें कि जो सेक्शन 294 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता के अंदर पनिशेबल है, यानी जो ऑब्सीन मटेरियल है, कोई भी ऐसा ऑब्सीन मटेरियल जो आप रखे हो, जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बेच रहे हो, पब्लिकली एग्जिबिट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो विदाउट एनी अथॉरिटी, तो आप अगर किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ये वाली इंफॉर्मेशन मिलती है कि पर्सन इस तरह की हरकतें कर रहा है और अगर उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड है कि वो प्रोसीड कर सकता है, तो वो भी उसमें शो काज नोटिस जारी करेगा कि आपके खिलाफ हम क्यों बॉन्ड आपसे एग्जीक्यूट ना करवाएं, 1 साल तक आप गुड बिहेवियर मेंटेन करके रखोगे। यहाँ पे ध्यान रखना, वहाँ पे कन्विक्शन में 3 साल का था और यहाँ पे गुड बिहेवियर का जो है ये 1 साल का है। 127 के अंदर, 125 के अंदर 3 साल का था। सबसेक्शन 2 कहती है कि कोई भी एडिटर या कोई भी प्रिंटर, प्रोपराइटर या कोई भी पब्लिशर, जहाँ पे कोई इस तरह का जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट है हमारा जो 1867, अगर उसके रूल्स के साथ कुछ रजिस्टर्ड है, उनका उसके कन्फर्मिटी में चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी अनलेस या एक्सेप्ट के अगर किसी कोर्ट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि भाई इनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जाए, तो फिर उनके खिलाफ भी हो सकती है अगर उन्होंने कोई ब्रीच ऑफ रूल किया होगा। तो ये हमारी सेक्शन 127 थी। और सेक्शन 128 है कि सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सनस। अब यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है कि जो अपनी प्रेजेंस को कंसील किए हुए, यानी वो किसी जगह में छुपा हुआ है और वो किस इंटेंशन से कंसील करके बैठा है या किस इंटेंशन से छुपा हुआ है कि वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाला है, और किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसकी जुरिस्डिक्शन में कोई पर्सन है जो कंसील करके बैठा, और वो कंसील क्यों करके बैठा है कि वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाला है, तो वो उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकता है या शो काज जारी करेगा कि हम क्यों आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट ना करवाएंगे, आप 1 साल तक अपना गुड बिहेवियर मेंटेन करके रखोगे। ये सेक्शन 128 थी जो सस्पेक्टेड पर्सनस के साथ डील करती है। और सेक्शन 129 है जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स के साथ डील करती है कि सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। अब जो पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनके साथ किस तरह की कार्रवाई की जाती है कि किसी मैजिस्ट्रेट को, यानी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसकी जुरिस्डिक्शन में कोई बंदा है जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, किस तरह का
कि वो रॉबरी हैबिचुअली करता है, या वो हाउस ब्रेकिंग करता है, या वो चोर है या थीफ है या मिसचीफ करता है, या फिर वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाता है यानी फॉर्ज करता है डॉक्यूमेंट्स को हैबिचुअली, या फिर वो स्टोलन प्रॉपर्टी जानते हुए कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है वो उसको रिसीव करता है हैबिचुअली, और वो किसी दूसरे क्रिमिनल को यानी किसी थीफ को वो या तो हार्बर करता है यानी पनाह देता है, या उसको प्रोटेक्ट करता है किसी तरह से, या कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है जानते हुए कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको कंसील करता है यानी छुपा के रखता है, या उसको डिस्पोज ऑफ करता है, या फिर वो क्या करता है किडनैपिंग, एब्डक्शन, एक्सटॉर्शन, मिसचीफ, चीट, या फिर जो चैप्टर 10 है भारतीय न्याय संहिता का जो बैंक नोट्स और करेंसी के साथ डील करता है, तो वो भी अगर हैबिचुअली अटेम्प्ट करता है या कमिट करता है या फिर उसकी अबेटमेंट करता है, या फिर वो ब्रीच ऑफ पीस हैबिचुअली कर देता है यानी बार बार कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर देता है जिससे ब्रीच ऑफ पीस हो जाता है पब्लिक के बीच में, और या फिर वो हैबिचुअली उन ऑफेंसेस के साथ डील करता है जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर ऑफेंसेस हैं, फॉरेनर्स एक्ट के अंदर वो ऑफेंसेस हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के अंदर वो ऑफेंसेस हैं, असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर वो ऑफेंसेस हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट हो गया, कस्टम एक्ट हो गया, फूड सेफ्टी एक्ट हो गया, इनके अंदर भी अगर जो ऑफेंसेस हैं और वो हैबिचुअली डील कर रहा है, ये जितने भी ऑफेंसेस हमने ऊपर डिस्कस किए, अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है बार बार इस तरह का कर रहा है और किसी मैजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसमें वो उसको शोकाज जारी करेगा कि हम क्यों आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट ना करवाएं कि आप 3 साल तक मिनिमम आप अपना गुड बिहेवियर मेंटेन करके रखोगे। वहाँ पे कीपिंग द पीस में कन्विक्शन में 3 साल तक का बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जा रहा था, और यहाँ पे जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं उनसे 3 साल का बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है, बाकी में 1-1 साल का है। ये थी हमारी सेक्शन 129। देन सेक्शन 130 ऑर्डर टू बी मेड। अब जो भी हमने पढ़ा सेक्शन 126 में, 27 में, 28 में, 129 सॉरी 26 27 नहीं 126, 127, 128 और 129 में, अब वहाँ पे वो मैजिस्ट्रेट एक रिटन में एक ऑर्डर बनाएगा जिस पे वो सब्सटेंस जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली वो भी लिखेगा, और वो बॉन्ड भी लिखेगा यानी अमाउंट भी लिखेगा कि उस बॉन्ड जो एग्जीक्यूट करना है वो कितने अमाउंट की सिक्योरिटी देनी है और कितने टर्म के लिए देनी है, यानी 1 साल के लिए देनी है या 3 साल के लिए देनी है, और नंबर ऑफ़ श्योरिटीज़ आपने कितने रखने हैं वो चीज़ भी लिखेगा, और ये ऑर्डर प्रॉपर राइटिंग में बनाया जाएगा। सेक्शन 139 कहती है कि जब ये ऑर्डर बनाया, अगर वो पर्सन जिसके खिलाफ बनाया जा रहा है अगर वो पर्सन प्रेजेंट है तो क्या होगा। तो सेक्शन 131 कहती है कि अगर वो वहीं पे मौजूद है, वहाँ पे वो प्रेजेंट है, तो वो ऑर्डर उसको पढ़ करके सुनाया जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन 131। तो देन सेक्शन 1 सेकेंड गाइज, देन हमारा सेक्शन 132 है कि समन और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट प्रेजेंट। 131 में हमने पढ़ा कि अगर पर्सन वहीं मौजूद है तो उसको पढ़ करके सुनाया जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सप्लेन भी किया जाएगा। 132 में है कि अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए समन जारी किया जाएगा या फिर वारंट जारी किया जाएगा। अगर वो कस्टडी में है तो ऑफिसर को वारंट जारी किया जाएगा कि उसको प्रोड्यूस किया जाए, और अगर कोर्ट को ये रीज़न लगता है कि समन जारी करने से ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है तो वो इमीडिएट उसका वारंट इशू कर देगा कि इसको अरेस्ट करके लाया जाए। देन सेक्शन 133 कहता है कि जो हमने 132 में समन जारी किया था तो उसमें हम उस ऑर्डर जो हमने सेक्शन 130 में बनाया राइटिंग में, उस ऑर्डर को भी उस समन के साथ अकम्पनी करेंगे और वो ऑर्डर भी उसके पास भेजा जाएगा 133 के अंदर। देन सेक्शन 134 है पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। उस ऑर्डर में ये भी लिखा जा सकता है कोर्ट अगर चाहे तो कि आपकी पर्सनल अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं है, आप अगर चाहो तो बाई एडवोकेट भी प्रेजेंट हो सकते हो। सेक्शन 135 कहती है इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी अब जो इंफॉर्मेशन उस मैजिस्ट्रेट के पास में आई अंडर 130 के अंदर, जब वो उसने ऑर्डर बनाया 131 के अंदर उसको पढ़ करके सुनाया,
और 132 में उसको समन या वारंट जारी किया। अब वो बंदा पेश हुआ तो अब क्या होगा कि मैजिस्ट्रेट प्रोसीड करेगा, इंक्वायर करेगा कि जो इंफॉर्मेशन उसको मिली है वो सच है या वो गलत है, तो उसमें वो एविडेंसेस भी लेगा। सबसेक्शन 2 कहती है कि ये जो इंक्वायरी होगी, जो मैजिस्ट्रेट इंक्वायर करेगा, ये किस तरह से होगी कि जैसे समन केसेस का ट्रायल कंडक्ट किया जाता है तो वो वाले प्रोविजंस लागू होंगे, यानी समन केसेस के जो प्रोविजंस हैं वो लागू होंगे इस इंक्वायरी के ऊपर। और सबसेक्शन 3 कहती है कि इंक्वायरी के दौरान अगर ऐसा लगता है कि कुछ ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है या फिर जो ब्रीच ऑफ पीस है उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर कोर्ट चाहे तो या तो उसको वो डिटेन करके रखेगी कस्टडी में, और अगर उसको डिटेन नहीं किया जाता यानी रिलीज़ किया जाता है तो वो एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाएगा कि जब तक ये इंक्वायरी कंक्लूड नहीं हो जाती आप ये बॉन्ड एग्जीक्यूट कीजिए कि इस दौरान आप पीस मेंटेन करके रखेंगे और गुड बिहेवियर मेंटेन करके रखेंगे। इस तरह का बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है सेक्शन। और इसमें प्रोवाइडेड में बताया है कि अगर सेक्शन 127, 128 या 129 में कोई प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा रही है तो फिर उससे कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करवाया जाएगा, यानी कोई बॉन्ड की डायरेक्शन नहीं दी जाएगी। और जो भी कंडीशंस दी जाएंगी बॉन्ड की वो ऑनरस नहीं होनी चाहिए। सबसेक्शन 4 कहती है कि ये फैक्ट जो है कि एक पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर है या फिर वो पर्सन बहुत डेंजरस है या डेस्परेट है, इस फैक्ट को एक जनरल एविडेंस दे करके भी प्रूव किया जा सकता है। और सबसेक्शन 5 कहती है कि जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बंदे हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है इस सेक्शन के अंदर या इंक्वायरी की जा रही है तो वो या तो सेम इंक्वायरी में भी चल सकते हैं या फिर वो अगर मतलब सेम केस है किसी 2 पर्सन के खिलाफ आ जाता है या 3 पर्सन के खिलाफ आ जाता है, वो या तो एक ही इंक्वायरी में चलेंगे या फिर उनकी सेपरेट इंक्वायरी भी हो सकती है। सबसेक्शन 6 कहती है कि ये जो इंक्वायरी है सेक्शन 135 के अंदर ये 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर ये 6 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं होती है तो ये प्रोसीडिंग टर्मिनेट कर दी जाएगी, अनलेस के कोई स्पेशल रीजंस हैं और वो स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे राइटिंग में और उससे वो एक्सटेंड की जा सकती है। और प्रोवाइडेड में बताया है कि अगर इस दौरान इंक्वायरी के दौरान उसको डिटेन करके रखा है कस्टडी में या जेल में तो जब 6 महीने एक्सपायर हो जाएंगे अगर उसके बाद कंटिन्यू भी की जाती है तो उस पर्सन को रिलीज़ किया जाएगा कस्टडी में से। और सबसेक्शन 7 कहती है कि जब 6 महीने कंप्लीट होने के बाद जब स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करके वो एक्सटेंड की जाती है तो जो एग्रीव्ड पर्सन होगा वो सेशन जज के पास अप्लाई कर सकता है कि इन्होंने 6 महीने के अंदर वो कंडक्ट नहीं की, अब ये ऐसे ही इसको बढ़ा रहे हैं, तो सेशन जज अगर चाहे तो वो उसको वकेट कर सकता है, वो जो एक्सटेंड की गई होगी उसको वकेट कर सकता है अगर वो स्पेशल रीजंस नहीं होंगे, यानी अगर बेसलेस रीजंस होंगे तो वो सेशन जज उसको वकेट कर देगा और वाकई में अगर कोई स्पेशल रीजंस होंगे तो सेशन जज अलो कर सकता है कि उसको कंटिन्यू किया जाए। सेक्शन 136 कहती है ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। अब इंक्वायरी कंक्लूड हो गई, ठीक है, इंक्वायरी कंक्लूड होने के बाद अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि वो पर्सन जो है ये नेसेसरी है उसके लिए कि उससे पीस मेंटेन करवाने के लिए या गुड बिहेवियर मेंटेन करवाने के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, तो वो ऑर्डर करेंगे कि आप सिक्योरिटी दीजिए कि आप एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कीजिए, सिक्योरिटी दीजिए कि आप जो है गुड बिहेवियर या पीस मेंटेन करके रखेंगे। प्रोवाइडेड कि जो सिक्योरिटी का ऑर्डर दिया जाएगा वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए या फिर लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं होनी चाहिए या फिर लार्जर नहीं होनी चाहिए, यानी उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा सेक्शन 130 में बताया उसी के हिसाब से होना चाहिए। अमाउंट जो भी फिक्स किया जाएगा सिक्योरिटी का वो सर्कमस्टांसिस के हिसाब से होना चाहिए, यानी ये नहीं है कि किसी केस में अगर है तो 5,000 है तो 5,000 ही लगाते जाओ, बट वो केस टू केस डिफ़र करती है और वो सर्कमस्टांसिस के हिसाब से होनी चाहिए और वो एक्सेसिव कभी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक रीज़नेबल अमाउंट होना चाहिए। और सबसेक्शन सी कहती है कि अगर वो पर्सन जिसके खिलाफ ये बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है वो अगर कोई चाइल्ड है
तो वो बॉन्ड जो भी एग्जीक्यूट किया जाएगा वो उस चाइल्ड की तरफ से नहीं होगा बल्कि उसके श्योरिटीज़ की वजह से ही की तरफ से ही होगा। यानी उसका जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा वो उसके श्योरिटीज़ जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। सेक्शन 137 कहती है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट। अब इंक्वायरी जो हमने की थी 135 के अंदर, उसका रिजल्ट ये आता है कि वो जो भी एलिगेशंस थे वो प्रूव नहीं हुए। जो सेक्शन 135 में इंक्वायरी हुई, 136 में हमने पढ़ा कि वो प्रूव हो गया, लेकिन 137 में है कि अगर वो प्रूव नहीं होता है तो अगर वो पर्सन कस्टडी में है तो ऑर्डर कर दिया जाएगा कि भाई उसको कस्टडी से रिलीज़ कर दो, और अगर वो कस्टडी में नहीं है तो फिर ऑर्डर किया जाएगा कि इस पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाए। देन नेक्स्ट हमारी सेक्शन 138 है कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच द सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड। अब ये जिस पीरियड के लिए हम सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि आप 1 साल तक पीस मेंटेन करके रखोगे, आप 3 साल तक पीस मेंटेन करके रखोगे, ये टाइम कब शुरू होगा? तो सब सेक्शन 1 कहती है कि जहाँ पे 125 यानी कन्विक्शन जहाँ हुई थी वहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, या जहाँ पे सेक्शन 136 में जहाँ पे इंक्वायरी के बाद प्रूव हुआ था और वो पर्सन अगर ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट में है, ऑलरेडी वो कोई सेंटेंस काट रहा है, तो वो पीरियड तब शुरू होगा कि जब उसकी वो इम्प्रिजनमेंट या उसका वो सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा, वो जेल से रिहा होके जब बाहर आएगा तो तब से वो पीरियड शुरू होगा। यानी मान लो आज अगर उसको ऑर्डर होता है कि आप 3 साल तक पीस मेंटेन करके रखेंगे, लेकिन उसको सज़ा भी दे दी 3 साल की, अब उसका वो जो 3 साल वाला पीरियड है वो आज से नहीं होगा क्योंकि वो जेल में है। जेल में तो उसने शांति बनाकर ही रखनी है, लेकिन जब उसकी ये 3 साल की सज़ा ख़त्म होगी उसके बाद जब वो सोसाइटी में जाएगा तो वहाँ पर उसका जो है वो पीरियड स्टार्ट होगा और उसके बाद 3 साल तक उसको पीस मेंटेन करके रखना है। और बाकी केसेस में सबसेक्शन 2 कहती है अगर वो जेल में नहीं है तो जिस दिन वो ऑर्डर होगा उस दिन से वो पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसने 3 साल तक या 1 साल तक जैसा भी केस होगा वो मेंटेन करके रखना है। देन सेक्शन 139 कंटेंट्स ऑफ द बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है इसके कंटेंट्स क्या होंगे? तो जो भी बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है ये बाइंड करता है उस पर्सन को कि वो पर्सन पीस मेंटेन करके रखे और वो पर्सन गुड बिहेवियर मेंटेन करके रखे। तो अगर वो कोई भी ऐसा एक्ट कमिट करता है या अटेम्प्ट करता है या अबेट करता है जिससे वो कोई ऑफेंस कमिट होता है, यानी वो कोई ऑफेंस कमिट करता है या अबेट करता है या अटेम्प्ट करता है, तो वो ब्रीच ऑफ बॉन्ड माना जाएगा। क्योंकि अगर वो कोई ऑफेंस करेगा तो मतलब उसने पीस मेंटेन नहीं किया, उसने गुड बिहेवियर मेंटेन नहीं किया, तो वो कंडीशन जो है वो ब्रीच हो गई, वो बॉन्ड ब्रीच हो गया, तो फिर ये ब्रीच माना जाएगा। सेक्शन 140 है पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज़। सब सेक्शन 1 कहती है कि मैजिस्ट्रेट चाहे वो उसने कोई श्योरिटी लिया था, मतलब जिस पर्सन ने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था और उस पर्सन ने कोई श्योरिटी जो प्रोवाइड किए थे, अब वो चाहे उसके प्रीडिसेसर यानी जो जज साहब हैं उनके पहले कोई जज साहब थे उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं या फिर उसने खुद ही एक्सेप्ट किए हैं, वो इस ग्राउंड पे कि वो जो श्योरिटी है वो अनफिट पर्सन है, तो इस बाउंड ग्राउंड पे वो उसको डिक्लेयर कर सकता है कि ये अनफिट पर्सन है और वो उसको रिजेक्ट कर देगा। और प्रोवाइडेड कि जब वो रिफ्यूज़ करेगा उस श्योरिटी को, उससे पहले वो एक इंक्वायरी करेगा उसकी फिटनेस पे, उस श्योरिटी की फिटनेस पे कि क्या वो एक फिट पर्सन है एज अ श्योरिटी या नहीं। तो वो या तो खुद इंक्वायरी करेगा या फिर अपने से किसी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को भी डायरेक्शन दे सकता है कि इसकी फिटनेस की इंक्वायरी की जाए। सबसेक्शन 2 कहती है कि ये इंक्वायरी करने से पहले एक रीजनेबल नोटिस दिया जाएगा उस श्योरिटी को भी और वो जो पर्सन जिसके लिए वो श्योरिटी है यानी वो जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको भी नोटिस दिया जाएगा और उस पर एविडेंसेस भी लिए जाएंगे। सबसेक्शन 3 कहती है कि मैजिस्ट्रेट ये इंक्वायरी करने के बाद अगर सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ ये जो श्योरिटी है ये एक अनफिट पर्सन है, तो वो उसके बाद ऑर्डर करेगा कि इसको मैं रिफ्यूज़ करता हूँ एज श्योरिटी, मैं इसको श्योरिटी नहीं लूँगा और अपने रीजंस भी रिकॉर्ड करेगा।
प्रोवाइडेड कि ये ऑर्डर बनाने से पहले वो समन भेजेगा या वारंट जारी करेगा उस पर्सन के लिए जिसके लिए वो श्योरिटी है, उसको बुलाया जाए और उसको बताया जाएगा कि आपका ये जो श्योरिटी है ये हमने रिफ्यूज़ कर दिया है, आप कोई फ्रेश श्योरिटी ले करके आओ। ये थी हमारी सेक्शन 140। सेक्शन 141 है इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो सब सेक्शन 1 कहती है कि जहां पर सेक्शन 125 में कन्विक्शन के बाद उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया गया था और उसको बोला गया था कि आप सिक्योरिटी दो, या फिर सेक्शन 136 में जहां पे ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी था और उसे कहा गया था कि आप सिक्योरिटी दो, और अगर उसने वो सिक्योरिटी नहीं दी यानी वो सिक्योरिटी देने में फेल हो गया, तो उस केस में उसको प्रिजन में डाल दिया जाएगा यानी जेल में डाल दिया जाएगा। और अगर ऑलरेडी वो जेल में है, कोई सज़ा काट रहा है, तो वो फिर जब तक वो पीरियड वो पीरियड ख़त्म नहीं होता जिस पीरियड के लिए उसको सिक्योरिटी मांगी गई थी, जितना पीरियड है उसके लिए, जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक वो प्रिजन में ही रखा जाएगा। अगर वो सिक्योरिटी दे देता है तो फिर उसको मीनवाइल रिलीज़ कर दिया जाएगा। क्लॉज बी कहती है कि जो भी बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया था सेक्शन 136 के अंदर, और अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसने उसका ब्रीच किया है यानी जो कंडीशंस थी उसकी ब्रीच कर दी, कोई ऑफेंस कमिट कर दिया या फिर अटेम्प्ट की या अबैटमेंट की, और उसके जो भी प्रूफ के ग्राउंड्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे और ऑर्डर जारी किया जाएगा कि उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए और उसको डिटेन करके रखा जाए अनटिल जितने पीरियड के लिए वो था। यानी मान लो किसी को 3 साल के लिए कहा था कि शांति बनाए रखो, अभी 1 ही साल हुआ था तो उसने ब्रीच कर दिया, अब उस पर ऑर्डर कर दिए जाएगा कि उसको अरेस्ट करो और बाकी के 2 साल भी उसको जो है वो जेल में रखा जाए। सब सेक्शन 2 कहती है कि जहां पर 1 साल से ज़्यादा के लिए सिक्योरिटी मांगी गई है, यानी मान लो 3 साल तक आपने शांति बनाए रखनी है, ऑर्डर बॉन्ड एग्जीक्यूट करो और सिक्योरिटी दो, और अगर वो नहीं देता है तो उस पर्सन के लिए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाएगा और उसको डिटेन कर लिया जाएगा पेंडिंग दी ऑर्डर्स ऑफ दी सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट इसमें ऑर्डर वो प्रोसीडिंग्स जो है वो सेशन कोर्ट के पास भेज दी जाएंगी। अब सब सेक्शन 3 कहती है कि वो जो कोर्ट होगी यानी सेशन कोर्ट जिसके पास में अब ये प्रोसीडिंग्स आई, वो फर्दर इंक्वायरी भी करेगा और फर्दर जो इन्फॉर्मेशन उसको मैजिस्ट्रेट से मिलेगी जिस मैजिस्ट्रेट ने वो केस फॉरवर्ड किया है, तो और वो पर्सन को भी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड देगा जो जिस पर्सन के खिलाफ ये इंक्वायरी चल रही है, जिसको अरेस्ट करके डिटेन करके रखा गया है। तो वो जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स होंगे जैसे उसको ठीक लगे हुए उस इंक्वायरी के बिहाफ पे, उस एविडेंस के बिहाफ पे, फर्दर इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास कर सकता है, प्रोवाइडेड कि जब वो सिक्योरिटी देने में फेल हो जाता है और उसके फेलियर पे जो उसको पनिशमेंट दी जाती है यानी जो उसको सेंटेंस दी जाती है, जो उसको जेल में रखा जाता है, वो 3 साल से ज़्यादा का बिल्कुल भी कभी भी किसी भी केस में नहीं होनी चाहिए। सबसेक्शन 4 कहती है कि जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बंदे थे जिनके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है और उनमें से एक जो है उसका केस वो ट्रांसफ़र हुआ सब सेक्शन 2 के अंदर, जो अभी हमने पढ़ा कि वो उसको डिटेन करके रखा और वो सेशन जज के पास प्रोसीडिंग्स चली गई, उनमें से एक बंदे का केस सेशन जज के पास जाता है, तो वो उसमें क्या होगा, जो रिमेनिंग पर्सन्स होंगे, 1 होगा या 2 होंगे, जितने भी होंगे वो भी उसके साथ साथ वो प्रोसीडिंग्स भी सेशन जज के पास चली जाएंगी। और सब सेक्शन 2 और 3 जो अभी हमने पढ़ी सेशन जज जहाँ पे डील कर रहा है, तो वो उसी वे में सब सेक्शन 2 और 3 भी लागू होंगी। सब सेक्शन 5 कहती है कि सेशन जज जो होगा वो ट्रांसफ़र कर सकता है जो प्रोसीडिंग उसके पास में आई सब सेक्शन 2 के अंदर जब किसी पर्सन की आई थी, या 4 के अंदर जो साथ वाले थे वो भी जब साथ में ही घसीटे गए, तो वो जब प्रोसीडिंग्स आई सेशन जज के पास, तो सेशन जज अगर चाहे तो वो प्रोसीडिंग को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी एडिशनल सेशन जज के पास, और जो एडिशनल सेशन जज होगा वो उसको जब एक्सरसाइज करेगा तो वो एक सेशन जज की पावर्स एक्सरसाइज करेगा उस केस में जो सब सेक्शन 2 और 3 या 4 के प्रोविजंस हैं उसमें उसके पास सेशन जज की पावर्स आ जाएंगी। सब सेक्शन 6 कहती है
कि अगर जब उसको जेल में रखा गया था, जेल में रखने के दौरान अगर वो पर्सन सिक्योरिटी दे देता है किसको, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल को, और वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल विदाउट डिले वो सिक्योरिटी जो है वो रेफर करेगा मैजिस्ट्रेट के पास, और फिर अवेट करेगा ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट या मैजिस्ट्रेट जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स आएंगे उसका वेट करेगा कि उसको रिलीज़ करना है या नहीं करना है। तो सब सेक्शन 7 कहती है कि जब किसी पर्सन को ऑर्डर दिया गया था कि आप सिक्योरिटी दो फॉर कीपिंग पीस, और अगर वो नहीं देता, कीपिंग पीस के लिए जो उसको अगर इम्प्रिजनमेंट दी जा रही है फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी, वो हमेशा सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। याद रखिएगा, कीपिंग पीस के लिए जो फेलियर टू गिव सिक्योरिटी की जो पनिशमेंट दी जा रही है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। और सबसेक्शन 8 कहती है कि गुड बिहेवियर के लिए जहाँ पे वो फेल कर जाता है सिक्योरिटी देने के लिए, और अगर वो सेक्शन 127 के अंदर है, यानी जहाँ पे वो डिसेमिनेट कर रहा था चीज़ों को, वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। और अगर सेक्शन 128 या 129 के अंदर है, यानी जहाँ पे वो सस्पेक्टेड पर्सन है या यहाँ पर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उस केस में कोर्ट की मर्जी है, वो चाहे तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है, और अगर वो चाहे तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है, जैसा कोर्ट को ठीक लगे। ये थी हमारी सेक्शन 141। देन हमारे पास सेक्शन 142 है, पावर टू रिलीज पर्सन इम्प्रिजन्ड फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। अब जिन पर्सन को इम्प्रिजनमेंट दी गई है, क्यों इम्प्रिजनमेंट दी गई है, कि वो सिक्योरिटी देने में फेल हो गए, उन पर्सन को रिलीज भी किया जा सकता है, और उसकी पावर किस किस के पास है वो हमारी सेक्शन 142 के अंदर बताई है। सब सेक्शन 1 कहती है कि जहां पर एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था अंडर सेक्शन 136, जहां पे हमने पढ़ा था ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी, वहां पे अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया था तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास में ये पावर है कि वो उस पर्सन को रिलीज कर सकता है। और बाकी केसेस में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास पावर है। अगर किसी मैजिस्ट्रेट ने यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने अगर ऑर्डर किया है कि इसने सिक्योरिटी नहीं दी तो इसलिए इसको जेल में डाल दो, तो उन केसेस में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर होगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर होगा, तो वो उसको रिलीज कर सकते हैं अगर किसी पर्सन को या किसी कम्युनिटी को कोई खतरा नहीं हो तो। सब सेक्शन 2 कहती है कि जहां पे उसको इम्प्रिजनमेंट दे दी गई थी फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी, यानी उसने सिक्योरिटी जमा नहीं करवाई इसलिए उसको इम्प्रिजनमेंट दी गई थी, तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का है, और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, उनके पास एक ये पावर भी है कि वो अगर चाहें तो वो अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी मान लो किसी पर्सन को सिक्योरिटी कहा गया था कि आप 10,000 रुपये दो, और अगर वो 10,000 रुपये नहीं दे पाया तो इसलिए उसको इम्प्रिजनमेंट दे दी गई है, तो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जैसा भी केस होगा, इनके पास में ये पावर है कि ये उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। यानी हो सकता है वो ऑर्डर कर दें, चलो आप 5,000 दे दो भाई अगर आप 10,000 नहीं दे सकते हो, 2,000 दे दो अगर नहीं दे सकते हो तो ये पावर भी दी गई है। और वो नंबर ऑफ श्योरिटीज़ भी रिड्यूस कर सकते हैं। यानी अगर एक ने कहा कि आप 3 श्योरिटीज़ लेके आओ, तो ये हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं आप एक ही ले आओ, लेकिन लेके तो आओ कम से कम। तो सबसेक्शन 3 कहती है कि जहां पे सबसेक्शन 1 के अंदर उसको डिस्चार्ज किया गया था, यानी सबसेक्शन 1 के अंदर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने अगर उसको इस बात के लिए इम्प्रिजनमेंट मिली थी कि उसने सिक्योरिटी जमा नहीं कराई, तो वो उसको रिलीज कर देते हैं सबसेक्शन 1 के अंदर। सबसेक्शन 3 के अंदर ये कहा गया है कि जहां पे उसको रिलीज किया गया था वो रिलीज विद कंडीशंस भी हो सकता है या फिर विदाउट कंडीशंस भी हो सकता है। सबसेक्शन 4 कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी वो वाली कंडीशंस के जिन कंडीशंस के ऊपर इन पर्सन को रिलीज किया जाएगा। सबसेक्शन 5 कहती है कि अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है
तो उसका जो रिलीज़ है, उसको जो डिस्चार्ज किया गया था वो कैंसिल भी किया जा सकता है। और वो कैंसिल कौन करेगा? अगर वो ऑर्डर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का था अंडर सेक्शन 136 तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको कैंसिल कर सकता है। अगर वो किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको कैंसिल कर सकता है उस डिस्चार्ज को। सबसेक्शन 6 कहती है जहाँ पे सबसेक्शन 5 के अंदर उसका रिलीज कैंसिल हो गया, उसको डिस्चार्ज कैंसिल हो गया, पुलिस के पास में ये पावर आ गई कि वो विदाउट वारंट उसको कहीं पर पे भी जा करके अरेस्ट कर सकते हैं और वो पकड़ करके उसको प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस किसके पास करेंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास करेंगे अगर ऑर्डर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का था अंदर सेक्शन 136, और अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का था तो फिर वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में पेश करेंगे। सब सेक्शन 7 कहती है कि जब इसके पास पेश किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जैसा भी केस होगा, तो वो क्या करेंगे? उसको रिमांड कर देंगे कि भाई इसको प्रिजन में डाल के रखो, इसको जेल में डाल करके रखो, और जो रिमेनिंग पीरियड है उसके लिए इसको जेल में रखो, अनलेस कि अगर वो सिक्योरिटी दे देता है। अगर वो सिक्योरिटी देगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। सब सेक्शन 8 कहती है कि अगर जिस पर्सन को अभी प्रिजन में रिमांड किया गया था अभी सब सेक्शन 7 में, अगर वो सिक्योरिटी दे देता है इन अकॉर्डेंस विद द ओरिजिनल ऑर्डर, यानी जो पुराना ऑर्डर था उसके तहत अगर वो सिक्योरिटी प्रॉपर फर्निश कर देता है, सिक्योरिटी सबमिट करता है, तो उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा। सब सेक्शन 9 कहती है कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, अगर ऑर्डर सेक्शन 136 के अंदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का था और जो मैजिस्ट्रेट का अगर ऑर्डर है तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इनके पास में ये भी पावर है कि वो किसी भी वक्त इस पूरे बॉन्ड को कैंसिल ही कर सकते हैं कि छोड़ो जी, ये जो आपसे हमने 3 साल का लिया है, ये जो 1 साल का लिया है, छोड़ो, दफ़ा मारो, हम लेंगे ही नहीं आपसे, जाओ ऐश करो। तो ये भी पावर दी गई है। और लेकिन इसके लिए उनको रीजंस भी रिकॉर्ड करने चाहिए। ये नहीं लिखेंगे वहाँ पे जाओ जी ऐश करो हमारी तरफ से, ऐसा नहीं होगा। उनको प्रॉपर रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि अगर आपने ये बॉन्ड कैंसिल किया है तो वो किस ग्राउंड पे किया है। देन इसकी जो सब सेक्शन है 10, लास्ट सब सेक्शन, सिक्योरिटी, अब सॉरी सिक्योरिटी नहीं, अब जो पर्सन जो श्योरिटी होंगे, जो जिस पर्सन ने श्योरिटी दी होगी कि हम जी इसकी पूरी गवाही देते हैं, कोई बात नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, ये पीस मेंटेन करके रखेगा, कोई मसला नहीं है, हम देखेंगे, वो किसी भी वक्त जा कर के कोर्ट को ये अप्लाई कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जनाब मैं अब इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, ये बड़ा ख़राब आदमी है, मैंने पहले जिम्मेदारी ली थी, मैं इसका श्योरिटी बना था, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कल को कुछ कर देंगे, इसलिए लिहाजा मुझे कैंसिल करो एज अ श्योरिटी, मैं अब और इसका श्योरिटी नहीं बन सकता। तो उस केस में क्या होगा कि कोर्ट सम्मन या वारंट जारी करेगी उस पर्सन के लिए, और उसके बाद इस पर्सन को कैंसिल करेगी और बॉन्ड जो है वो कैंसिल किया जाएगा, और इस पर्सन को बोला जाएगा आ जाओ भैया फ्रेश सिक्योरिटी या जो भी है वो सबमिट करो, तो हम फ्रेश श्योरिटी सबमिट करो तो हम उसके बाद आपको रिलीज़ करेंगे, अदरवाइज़ आपका ये बॉन्ड जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो उसके बाद हमारी लास्ट सेक्शन जो इस चैप्टर के अंदर है, सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड। अब सब सेक्शन 1 कहती है कि जहाँ पे सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 140 140 की सब सेक्शन 3 में जहाँ पे जज साहब ने श्योरिटी को कैंसिल किया था कि ये श्योरिटी अनफिट पर्सन है जी, आप नया श्योरिटी लेकर के आओ, या फिर अभी जो हमने पढ़ा सेक्शन 142 की सब सेक्शन 10 जहाँ पे श्योरिटी खुद बोलता है जनाब मैं अब इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं इसका कोई श्योरिटी नहीं हूँ, मुझे कैंसिल किया जाए, उस केस में जब सम्मन इशू किया जाएगा या फिर वारंट जारी किया जाएगा, और उसके बाद या तो वो पर्सन, अगर सम्मन है तो वो पर्सन अपीयर होगा, या फिर अगर वारंट है तो उसको अरेस्ट करके प्रोड्यूस किया जाएगा उस मैजिस्ट्रेट के सामने, तो मैजिस्ट्रेट बोलेगा कि भाई साहब आपका बॉन्ड हम करते हैं कैंसिल, क्योंकि आपका ये जो श्योरिटी है ये अनफिट पर्सन है, या फिर आपका श्योरिटी कह रहा है मैं आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, तो अब आप इसके लिए फ्रेश श्योरिटी लेकर के आओ, फ्रेश सिक्योरिटी दो, तो ये जो भी आपका रिमेनिंग पीरियड है, यानी मान लो 3 साल का था, अभी 1 ही साल हुआ था, तो बाकी जो 2 साल हैं उनके लिए भैया आप अपने लिए फ्रेश श्योरिटी और सिक्योरिटी लाओ, ताकि हम आपको रिलीज ही रखें, अदरवाइज आपको हम जेल में डालेंगे। और सब सेक्शन 2 कहती है कि जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा सेक्शन 139 से लेकर के 142 तक, वो ऑर्डर ऐसा माना जाएगा कि वो ऑर्डर या तो सेक्शन 125 में जहाँ पे कन्विक्शन की वजह से उसको
पीस मेंटेन करने के लिए ऑर्डर किया जा रहा था, या फिर सेक्शन 136 में जहाँ पे ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी था, वो ऐसा माना जाएगा कि इन दो सेक्शंस में वो ऑर्डर हुआ है। 139 से 142 तक ये माना जाएगा कि वो सारे ऑर्डर सेक्शन 125 के अंदर का ऑर्डर है या सेक्शन 136 का ऑर्डर है। ये था हमारा चैप्टर 9 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। आई होप आपको ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्रोविजंस क्लियर हुए हैं, कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से क्या होता है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, और अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं आपका वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत की जाती है, तो थोड़ा सा हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा कॉपरेशन आपकी तरफ से भी मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 10 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डील करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।